चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कोशिका की संरचना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोशिका की संरचना, तो हेडिंग लिखेंगे हम कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना क्या होती है, कोशिका, उन तमाम बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग है हमारी कोशिका की संरचना। संरचना, या हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कोशिका की संरचना जानने से पहले हम उन छोटी सी इसकी एक भूमिका देखेंगे। भूमिका में हम ये देखेंगे कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने की। कोशिका, हम ये कहेंगे कि संसार में जितने भी जीव होते हैं वो सारे जीव कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं या कोशिका के बने होते हैं। चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो, चाहे वह बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे वह हमारे आंखों के द्वारा देखा जा सकता हो या हमारे नग्न आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, मतलब कि अति सूक्ष्म जीव दो हमारे आंखों से भी दिखाई नहीं देता। उन तमाम प्रकार के जीव, चाहे हम या आप या आपका पड़ोसी या आपका मित्र, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी, सभी जीव है और सभी जीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि संसार के सभी जीव कोशिका द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरी बात, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि कोशिका को हम जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, संरचनात्मक का मतलब तो हमें समझ में आता है, क्योंकि सभी जीव की संरचना का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा वह जीव निर्मित होता है। तो किसके द्वारा हो रहा है, कोशिका के द्वारा। अगर मैं बात करूं कि ये डस्टर है, ये डस्टर किससे बना हुआ है, लकड़ी के द्वारा, तो हम ये कहेंगे कि इसकी संरचना किसके द्वारा हुई है, लकड़ी के द्वारा। अब लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है, और पदार्थ के रूप में अगर हम देखें कि लकड़ी पदार्थ है तो यह कहीं ना कहीं परमाणु के द्वारा बनी है, परमाणु से अणु और यहाँ पे पदार्थ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार जीवों की संरचनात्मक इकाई, यानी जिसके द्वारा हमारा निर्माण होता है। अगर हम मेरी बात करूं तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं और मेरा शरीर कई सारी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है। जैसे आप किसी एक दीवार की बात करें, हम एक मकान की बात करें, तो मकान हम देखते हैं कि जब एक दीवार बनाते हैं तो ईंट, ऐसे कई सारे ईंटें जोड़ते हैं और ईंटें जोड़ते जोड़ते एक पूरी दीवार बनती है, और दीवार के द्वारा क्या बनता है, एक कमरा बनता है, और ऐसे कई कमरे बन के एक पूरे मकान या घर का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे कि मकान की इकाई या मकान की संरचनात्मक इकाई क्या है, ईंट है। उसी प्रकार सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। सिंगल शॉट में बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा निर्मित होती है। मैं यहाँ पे ये बात क्यों कर रहा हूँ कि कोई भी कोशिका वो पहले से निर्मित कोशिका के द्वारा बनी होती है। तो यहाँ पे ये बात जरूरी समझना है कि कोशिका विभाजित होती होगी, उसी के द्वारा नई कोशिका बनती है। तो कहीं ना कहीं पहले से कोई कोशिका है, तभी तो वह दूसरी कोशिका बना पा रही। तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों भी जो बातें, एक सभी जीव कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं, दूसरी कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और तीसरी बात कि सभी कोशिका पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। ये तीनों चीज़ें जो कि कोशिका सिद्धांत में भी हमें पता चलती है। सेडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि हमें कोशिका सिद्धांत दिया था। एक महत्वपूर्ण बात जरूर आप नोट करिएगा कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आप बोलोगे सेडेन एंड स्वान। इन वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत हमें दिया, और कोशिका सिद्धांत में ये जो तीन बातें कि सभी जीव कोशिका के द्वारा निर्मित होते हैं, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा निर्मित होती है।
ये 3 बातें हमें जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका की खोज की कोशिका का इतिहास बहुत पुराना है। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, और इनकी कोशिका की खोज करने का एक अपना इतिहास है। इन्होंने क्या किया, ये कार्क क्या होता है? एक वृक्ष की छाल का एक टुकड़ा, जो आपने देखा होगा कि इत्र की बोतल के ऊपर जो हम कार्क लगाते हैं, वो कार्क, और उस कार्क की एक पतली काट काटी, और पतली काटने के बाद उन्होंने अपने द्वारा निर्मित यानी स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में उनका अवलोकन किया। और अवलोकन करने के बाद इन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उस कार्क की पतली काट में उन्हें कुछ छोटे छोटे कमरे के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दी, और वो संरचनाएं बिल्कुल मधुमक्खी के छाते के समान थी। मधुमक्खी का छाता आपने देखा है कि ऐसे मधुमक्खी का छाता होता है, और इसमें इस प्रकार से ऐसी संरचनाएं आपने देखी होगी, जिसमें हनी कॉम बोलते हैं इसको हम, इस प्रकार से, और इस प्रकार से उनको ऐसी पूरी संरचना सभी जगह इनको दिखाई दी। और ये संरचना एक छोटे छोटे कमरे के समान थी, इसलिए इन्होंने इनको क्या बोला? कोष्ठक बोला। क्या बोला? कोष्ठक। या कोष्ठक बोल सकते इसको, है ना, या कोष्ठ बोल लो या कोष्ठक बोल लो, एक ही बात है। कोष्ठक था। कोष्ठक यानी कि कंपार्टमेंट या चेंबर जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस आधार पे इन्होंने, जो लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, और सेलुला का मतलब सेल से होता है। सेल जो होता है एक कमरा, और उन छोटे कमरे के आकार के समान इनको संरचना दिखने के कारण इन्होंने इसका नाम रखा सेल। सेल जो कि 1665 से आज तक हम इस शब्द का उपयोग करते आए हैं। आज कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी इतना विकसित हो चुका है कि इनमें बहुत आगे विकसित टेक्नोलॉजी हो गई, या बड़े बड़े इसमें रिसर्च हो गए, लेकिन शब्द जो है वह 1665 में जो सेल शब्द का उपयोग था वह आज भी हम आधुनिक ज़माने में कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे हमें ये बात भी याद रखना है कि यह इनके द्वारा जो कोशिका खोजी गई थी, वो कोशिका कैसे थी? मृत कोशिका थी, क्योंकि कार्क एक मृत लकड़ी का टुकड़ा है, यानी कि हम बोले कि जो सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा है, और इसमें कोशिका द्रव्य या कोशिका अंग कुछ भी नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। तो कोशिका कैसी थी इनके द्वारा जो खोजी थी? वह मृत कोशिका थी। इनके बाद अगले वैज्ञानिक आए, और अगले वैज्ञानिक का नाम था एंटन वान ल्यूवेनहॉक। एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम विकसित माइक्रोस्कोप यानी आधुनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा जीवित कोशिका, जो कि एक जीवाणु कोशिका थी, इन्होंने एक गंदे तालाब का पानी लाया, उसकी एक बूंद स्लाइड पे डाली और उनका अवलोकन किया, तो उसमें उनको कुछ जीवित संरचनाएं दिखाई दी, और वो एक जीवाणु कोशिका थी जिसको कि इन्होंने सबसे पहले देखा। तो जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटन वान और ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक को। तो ये बातें हमने यहाँ पे की। कोशिका कई आकार जो है वह अलग अलग होते हैं, इनकी आकृति अलग अलग होती है। हम यहाँ पे जिस कोशिका की संरचना के ऊपर बात कर रहे हैं वो कोशिका विकसित कोशिका है, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका की हम यहाँ पे बात करेंगे। हम जानते हैं कि कोशिका दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बिल्कुल आदिम कोशिका। आदिम कोशिका का मतलब जिसका न्यूक्लियस जो होता है वह बहुत ही
आदिम होता है, यानी कि हम ये कहें कि उसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है उसका अभाव पाया जाता है। जो केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ होता है, क्रोमेटिन पदार्थ, वह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। यानी कि हम ये कहें कि यहाँ पे कोशिका का विकास प्रारंभ हुआ था, तो उस प्रकार की कोशिका को हम बोलते हैं प्रो का मतलब होता है आदिम कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है विकसित कोशिका, जिसमें सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं, जिसको कि विकसित कोशिका या यूकैरियोटिक। कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक, प्रो यानी आदिम, कैरियोटिक मतलब केंद्रक, आदिम प्रकार का केंद्रक, और यूकैरियोटिक केंद्रक का मतलब होता है जो कि आधुनिक या हम ये कहें कि विकसित प्रकार का केंद्रक, जिसमें कि केंद्रक झिल्ली भी होती है और इसमें कोशिका अंगक भी पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिका में भी हम बात करेंगे जंतु तथा पादप कोशिका। ये क्लास में हम यहाँ पे पूरी बात करेंगे जंतु एवं पादप कोशिका। देखिए, एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और एक तरफ हम बात करेंगे पादप कोशिका। ठीक, तो जंतु एवं पादप कोशिका बड़ा सिंपल सा है। जंतु एवं पादप कोशिका दोनों भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब जंतु और पादप कोशिका, देखिए क्या दोनों में अंतर होते हैं, इनकी दोनों की संरचना हम साथ साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कोशिका होती है, इसमें तीन चीज़ें तो सारे कोशिकाओं में कॉमन होती है। कौन सी? एक केंद्रक, दूसरी बात कोशिका द्रव्य, और तीसरी बात जो होती है प्लाज्मा झिल्ली, या हम जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब विकसित कोशिका की बात करेंगे तो उसमें कोशिका अंगक भी होंगे, सुविकसित केंद्रक भी होंगे। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की, और यूकैरियोटिक कोशिका में भी जंतु एवं पादप कोशिका। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कोशिका झिल्ली होती है उन कोशिका झिल्ली के ऊपर। तो दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। तो जंतु एवं पादप कोशिका की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसकी? जंतु कोशिका। ठीक, अब जंतु कोशिका में क्या होगा, इस प्रकार से यह एक ओवल शेप, यानी कि इस प्रकार से अंडे के समान की या गोलाकार संरचनाएं यह होती है। पादप कोशिका सामान्यतः यह ऐसे षटकोण के समान होती है। कैसे होती है? षटकोण के समान। तो मैं यहाँ पे ऐसी संरचना बना रहा हूँ, ऐसी षटकोण के समान। ठीक, ये दोनों भी क्या है, ये भी और ये भी, ये दोनों के ऊपर की जो कवरिंग है या जो आवरण है, इसको मैं क्या बोलता हूं? कोशिका झिल्ली। इसको बोलता हूं मैं कोशिका झिल्ली। ठीक, कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका के ऊपर का या बाहरी आवरण जो कि सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, और ये कोशिका झिल्ली जो होती है कैसी होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, या इसको हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। वर्णात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस मेम्ब्रेन से या इस झिल्ली से कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर आ सकते हैं, कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने में रोकती भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वर्णात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसको कह सकते हैं, या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये जो होती है यह लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई मेम्ब्रेन होती है। चूंकि इसकी संरचना क्या होती है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम कोशिका की संरचना के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें जो कि हमें जानना जरूरी है
पहली बात तो यह अर्धपारगम्य होती है, दूसरी बात यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और यह सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे वह जंतु कोशिका हो चाहे वह पादप कोशिका हो। ये बात हो गई। अब पादप कोशिका के ऊपर एक और आवरण होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके ऊपर एक और आवरण बना देता हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं, कोशिका भित्ति। देखिए ये आवरण बनाया, ये इस प्रकार से यह आवरण जो होता है इसको मैं बोलता हूं कोशिका भित्ति। एक एक्स्ट्रा आवरण होता है या इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो कि एक अजीवित पदार्थ होता है या नॉन लिविंग मटेरियल होता है जो कि सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज जो कि पादप जो होते हैं यह वास्तव में एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और यह एक रक्षात्मक कवच यानी कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का यह काम करता है। यानी कि हम बोलते हैं कि एक तो सुरक्षा और दूसरा आकार प्रदान करने का काम करता है। तो यह क्या होता है, एक अजीवित पदार्थ से निर्मित सेल्यूलोज द्वारा बनी होती है। ठीक, अब ये बात कोशिका झिल्ली की हो गई जो कि एक जीवित संरचना है, अर्धपारगम्य होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में एक संरचना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो होती है रसधानी। कोशिका के अधिकांश भाग को रसधानी घेरी हुई होती है, इसको बोलता हूं मैं रसधानी। रसधानी वास्तव में इसमें जल संग्रह होता है। इसको ये कहे कि पादप कोशिका में ये इसकी विशेषता होती है कि कोशिका का अधिकांश भाग जो होता है वह रसधानी के द्वारा घिरा होता है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है इसमें यह बहुत छोटे छोटे या पाए जा सकते हैं या तो फिर अब्सेंट भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी संरचना के द्वारा यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ काय की, रसधानी की। तो ये बना लेता हूँ मैं छोटे छोटे वैक्यूल, जिसको हम क्या बोलेंगे, रसधानी। ये सेकेंड संरचना की हम बात कर रहे हैं, रसधानी, या जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। ये हो गया आपका वैक्यूल। इसके बाद हम बात करेंगे केंद्रक की। तो केंद्रक, अब देखिए केंद्रक के लिए यहाँ पे अगर हम केंद्रक को केंद्र में बनाना चाहे तो संभव है क्या, नहीं है, क्योंकि आपका जो रसधानी है वह बीच में आ गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि पादप कोशिका का केंद्रक जो होगा वह केंद्र में न रह के केंद्र से अलग शिफ्ट हो जाएगा या साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा केंद्रक की। तो केंद्रक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ केंद्रक। देखिए ये हो गया यहाँ पे आपका केंद्रक। केंद्रक में इस प्रकार से यह डबल मेम्ब्रेन होती है और इसके बीच बीच में क्या होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को हम बोलते हैं केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र, इस प्रकार से आप इसमें छोटे छोटे छिद्र देख रहे हो, और इसी छिद्र के द्वारा जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर का जो केंद्रक द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में पदार्थों का आदान प्रदान जो होता है इस छिद्रों के द्वारा होता है। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे जंतु कोशिका में भी देखें तो इसके केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होता है, केंद्रक, जो कि इसमें भी क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र होते हैं, और यह भी एक डबल मेम्ब्रेन की या डबल झिल्ली की रचना होती है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पे, ये दोनों भी क्या है, केंद्रक है। केंद्रक के अंदर कुछ जाल के समान संरचनाएं दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। इस प्रकार से ऐसे जाल के समान पूरा ऐसा संरचना होती है इसमें भी जिसको क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन पदार्थ। और यहाँ पे केंद्रक में एक
और एक ऐसी गोलाकार संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका बोलते हैं। तो अब इनका हम नामकरण कर लेते हैं। देखो, ये सबसे ऊपर क्या होता है? केंद्रक की झिल्ली, तो इसको हम बोलेंगे केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, ठीक, जो कि ये है। केंद्रक झिल्ली के बाद हमें क्या दिखा रहे हैं? केंद्रक छिद्र, केंद्रक छिद्र, 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 केंद्रक छिद्र, तो ये केंद्रक छिद्र है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो है इसको बोलते हैं हम क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ, जो कि दोनों में है। इसमें भी ये जो है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, या इसको हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं केंद्रिका, केंद्रिका, ठीक, ये क्या है? केंद्रिका। तो केंद्रक में हम देख लिए केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र अथवा क्रोमेटिन पदार्थ। अब केंद्रक के अंदर कुछ द्रव भी होता है और इस केंद्रक द्रव को बोलते हैं केंद्रक द्रव, इसको बोलते हैं हम केंद्रक द्रव। इसमें भी केंद्रक द्रव होता है, तो ये हो गया केंद्रक द्रव। तो इस प्रकार से हो गया ये केंद्रक, जिसको कि हमने बात की केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र, क्रोमेटिन पदार्थ और केंद्रक द्रव। क्रोमेटिन पदार्थ वास्तव में देखा जाए तो यह डीएनए से बनी संरचना जिसको कि हम क्रोमोसोम कहते हैं, इसकी बात हम आगे बात करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे केंद्रक हो गया जो कि दोनों में पाया जाता है, दोनों में विकसित पाया जाता है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक दोनों भी कोशिका है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले की, केंद्रक छिद्र हो गया, क्रोमेटिन पदार्थ हो गया जो कि दोनों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल लेयर संरचना होती है इस प्रकार से, और यह डबल लेयर मतलब कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह ऐसी संरचना होती है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक। ये क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसको माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका में कोशिकीय शोषण होता है और जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी एटीपी का जो निर्माण होता है वह कहाँ पे होता है? यह इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है, जो कि जिसको हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो ये बातें, माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पादपों में इनकी संख्या जो होती है वह क्या होती है? कम होती है, क्योंकि पादप में ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि यह अपने स्थान पे खड़े होते हैं, जबकि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना होता है, दौड़ना भागना होता है, अपने काम करना होता है। तो यहाँ पे इनकी संख्या पादप कोशिकाओं से ज़्यादा होती है। यहाँ से हम यहाँ पे जगह खाली करके, क्योंकि हमने यहाँ पे जितने भी नाम देखे थे वो क्या थे? केंद्रक के, ठीक। तो यहाँ पे सबको हम कॉमनली यहाँ पे हमने केंद्रक लिख दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे अन्य या अधिक जो कोशिका अंगक है, इन कोशिका अंगकों को भी हमें यहाँ पे देखना है। अब अगला कोशिका अंगक जो कि क्या है? हमारा लाइसोसोम, ठीक। तो लाइसोसोम की संरचना ऐसे गोलाकार संरचना होती है, ये भी इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ संरचना ऐसे बना देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम वास्तव में देखा जाए तो यह पादपों में पाई भी जा सकती या नहीं भी पाई जा सकती। तो लाइसोसोम वास्तव में जिसको हम क्या बोलते हैं, यह लाइसोसोम में जो कुछ जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं
और ये जल अपघट एंजाइम वास्तव में पाचन का काम करते हैं। इसलिए इस लाइसोसोम को हम कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइसोसोम यदि फट जाता है और इसकी एंजाइम यदि कोशिका में आ जाते हैं तो उस कोशिका की यह उसको डाइजेस्ट कर लेता है या उसका पाचन कर लेता है, या हम ये कहें कि उसको यह उसका काम खल्लास कर देता है। तो इतने स्ट्रांग जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, जो कि जंतु कोशिका में जो है यह पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसको बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका, जो कि केंद्रक से लगा हुआ यह भाग होता है। और इस प्रकार से यह संरचना जो होती है, ऐसी ऐसी नलिकाकार संरचनाएं यह होती है इस प्रकार से, ठीक। यह कभी कभी इनका विस्तार जो यह नलिकाओं का विस्तार जो होता है यह किसके कहाँ तक आ जाता है, यहाँ पे इस प्लाज्मा झिल्ली तक आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका, इसमें भी पाई जाती है। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे इसमें भी बना देता हूँ। ये नलिकाकार संरचना होती है, यहाँ पे ऊपर भी बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है जिसमें कि दानेदार संरचना पाई जाती है, तो उसको हम बोलते हैं दानेदार अंतः प्रद्रव्य जालिका। दानेदार, मैं यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ, इसमें अगर ऐसे दाने दाने संरचना बना दूँ, लाल कलर से बना देते हैं, ऐसे दाने दाने संरचना अगर हम बना दें तो इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे यह दाने समान संरचना नहीं पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैं यहाँ पे बना दी दाने दाने संरचना। तो इसके दो भाग होते हैं या दो प्रकार की होती है अंतः प्रद्रव्य जालिका। कौन कौन सी? पहली जिसपे दानेदार संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं दानेदार अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका। और जिसमें दानेदार संरचना नहीं होती है, इसको बोलते हैं हम चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब दोनों में क्या अंतर होता है? एक में जो दानेदार संरचना होती है वो काय की होती है? राइबोसोम की। और राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है, उस साइड में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जिस साइड में यह दानेदार संरचना नहीं पाई जाती है, यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। यहाँ पे जो चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है, वहाँ पे वसा का संश्लेषण होता है। तो ये बात भी हमें याद रखना है, हालांकि हम डिटेल में आगे इसको और पढ़ेंगे। तो हमारी क्या क्या हो गया? कोशिका झिल्ली हो गई, राजधानी हो गया, केंद्रक हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम एक तो अंतः प्रद्रव्य जालिका के ऊपर भी रह सकते हैं, या फिर यह साइटोप्लाज्म में भी बिखरे हुए रह सकते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसको हम लिख दे राइबोसोम। क्या लिखेंगे? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। यह भी एक दानेदार संरचना होती है। अगला कोशिका अंगक हम देखते हैं गाल्गी काय। तो गाल्गी काय वास्तव में देखा जाए तो यह एक इस प्रकार की संरचना होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो प्रमुख काम जो होता है वो होता है परिवहन का, जिसके बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। और पादप कोशिका में इसी के स्थान पे जो संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं डेक्टियोसोम। ये इस प्रकार की यहाँ पे संरचना बना रहा हो, इसको बोलते हैं हम डेक्टियोसोम।
तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं गाल्गी काय, गाल्गी काय। और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डेक्टियोसोम, डेक्टियोसोम। अब संरचना दोनों सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि पादप जंतु में इसको गाल्गी काय बोलते हैं, या गाल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या गाल्गी एपरेटस बोलते हैं, लेकिन पादप में इसको डेक्टियोसोम बोलते हैं। काम दोनों का परिवहन का होता है, यानी कि पदार्थ कोशिका के अंदर पदार्थों के जो परिवहन संबंधित बातें होती है वह गाल्गी काय संपन्न करता है। इसके बाद अब अगले बात करेंगे कि जंतु और पादपों में और कुछ ऐसे अंगक होते हैं जो कि दोनों में सेपरेट होते हैं। जैसे जंतु कोशिका में जो कि सेंट्रियोल पाया जाता है, ऐसे केंद्रक के पास में ऐसी कुछ संरचनाएं जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक। जबकि जो पादप कोशिका होती है इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित रहता है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स। जबकि पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स जो है वह नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, पादप कोशिका में एक और संरचना पाई जाती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड ऐसी संरचना होती है, ठीक, इसको हम बोलते हैं प्लास्टिड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लास्टिड, या इधर हम लिख देंगे प्लास्टिड। प्लास्टिड हम जानते हैं कि प्लास्टिड जो होता है पादपों में पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिड वास्तव में देखा जाए तो यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो कि हम वो जानते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो कि रंगहीन होता है, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है जो कि रंग यानी कि पौधों की पत्तियों के रंगों के लिए जो उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, प्लास्टिड, जो कि पादप कोशिका में जो है वह नहीं पाया जाता। तो हमने यहाँ पे बात की, देखो सेंट्रियोल्स जो होता है वास्तव में देखा जाए तो सेंट्रियोल का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय जो तर्कु उपकरण का निर्माण होता है, जो कि सेंट्रियोल का उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा कोशिका के अंदर जो द्रव पदार्थ भरा होता है, इस प्रकार से पूरी कोशिका के अंदर क्या होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है, और यह द्रव पदार्थ वास्तव में देखा जाए तो इस प्रकार से दोनों में होता है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव, या इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जो कि इसमें भी पाया जाता है। केंद्रक के अंदर जो पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव्य। तो हमने यहाँ पे तमाम बातों के ऊपर डिस्कस किया यहाँ पे कि क्या क्या जंतु एवं पादप कोशिका में बात होती है। तो एक बार फिर से कि दोनों में क्या प्रमुख अंतर है, देखिए सबसे पहले तो सेल वॉल जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, अजीवित पदार्थ होता है। दूसरी बात हम ये करें कि इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है।
दूसरी बात, गाल्गी काय जो कि पादप जंतु कोशिका में इसको हम गाल्गी काय कहते हैं, और ऐसी संरचना जो कि पादप कोशिका में हम क्या बोलते हैं उसको डेक्टियोसोम कहते हैं। इसमें बड़ी रसधानी पाई जाती है जबकि इसमें छोटी रसधानी पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम पाई जाती है। तो इन तमाम बातों के ऊपर देखो, यहाँ पे हम कॉमन बात भी कर सकते हैं कि जो कि जंतु कोशिका होती है, अंतः प्रद्रव्य जालिका की बात करें जो कि कोशिका को आंतरिक ढांचा प्रदान करती है, यानी कि एक सहारा प्रदान करती है, या बोलते सकते हैं कि यह एक जिस प्रकार से हमारे शरीर में हड्डियां जो कि हमें सपोर्ट करती है, वैसे ही कोशिका के अंदर जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है यह कोशिका को क्या करती है, सहारा प्रदान करने का काम करती है। तो इन तमाम बातों के ऊपर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है इसमें 80% जो है वह जल पाया जाता है। तो ये तमाम बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। मेरे ख्याल से जंतु एवं पादप कोशिका में ये संरचनाएं जो कि हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने बात की कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और दोनों में हम यहाँ पे अगर अंतर की बातें करें तो हमें अंतर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या क्या अंतर, एक बार फिर से देखिए, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। दूसरी, इसमें केंद्रक जो होता है वह केंद्र में न रह के थोड़ा साइड में शिफ्ट होता है, क्योंकि इसमें राजधानी के द्वारा यह भाग अधिकतर कोशिका का भाग घेरा रहता है, जबकि जंतु कोशिका में जो कि केंद्रक जो होता है वह केंद्र में स्थित होता है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है जबकि इसमें सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गाल्गी काय की जगह यहाँ पे डेक्टियोसोम पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि उन तमाम बातों के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किया जो कि हमें बहुत जानना जरूरी है। गाल्गी लाइसोसोम जो कि इसमें बहुत ज़रूरी, या हम ये कहें कि इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इसमें पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो ये तमाम बातें हो गई यहाँ पे कोशिका की संरचना के ऊपर, और हमने यहाँ पे बहुत सारी बातें की जो कि जंतु और पादप कोशिका जो कि स्पष्ट करती है इनकी संरचनाओं को। और हम अब यहाँ पे बात करेंगे कि भाई ये तो बात की कि कोशिका की संरचना, कोशिका का अध्ययन हम करते कहाँ पे है। कोशिका के अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। ये बड़ी टर्म्स यूज होते हैं, मैं उस टर्म्स के ऊपर भी बात कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब, साइटो का मतलब ही होता है कोशिका। साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन, और साइटो का मतलब होता है कोशिका। इसके अलावा हमने यहाँ पे बात की कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका एंटन वान लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत के ऊपर भी बात की हमने कि जो कोशिका सिद्धांत है वह कोशिका सिद्धांत सेडेन तथा स्वान वैज्ञानिक ने दिया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह जीवाणु कोशिका होती है, जो कि माइकोप्लाज्म की कोशिका होती है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो जर्म कोशिका होती है, या जो जनन कोशिका होती है, मेल में जनन कोशिका की अगर हम बात करें तो शुक्राणु कोशिका जो होती है वह सबसे छोटी होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो कि मादा का अंडा, यानी कि जो कि मादा का ओवम होता है, वह सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है। मानव की सबसे लंबी कोशिका, तो मानव की सबसे लंबी कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि बहुत लंबी कोशिका होती है। तो ये कुछ कोशिका से संबंधित हमने यहाँ पे बात की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें जानना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोशिका वैसे ही हमारे शरीर की संरचना करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये एक ईंट है, ईंट से क्या बनता है, दीवार बनती है। दीवार से क्या बनता है,
कमरा बनता है, और कमरे से क्या बनता है, एक मकान बनता है या घर बनता है, या मैं घर लिख देता हूँ। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो कोशिका, कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है, और अंग से बनता है एक शरीर। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कोशिका जो है वह हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन में कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, और हम एक टोटल कहे कि एक कोशिका की, यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात करें। तो कोशिका की संरचना बनाने के लिए हमें कोशिका का सिंपल एक डायग्राम आना चाहिए, और डायग्राम में जो कोशिका अंगक होते हैं, इन कोशिका अंगकों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से कोशिका अंग का क्या कार्य होता है। कम से कम एटलीस्ट हमें एक एक काम तो सबका पता होना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार ये हो गई कोशिका की संरचना।